नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग लगातार ये वीडियो देखते हैं तो इसी क्लास में आपको ये सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता रहता है। उसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न पहला देखिए, ये इकोनॉमी से है, ये पॉलिटी से, ये भी पॉलिटी से संबंधित है। तो इसी तरह से प्रश्न आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट से। आपके जीएस जीके में जितने भी पार्ट रहते हैं सारे से प्रश्न इसमें लिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये सारे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर सर्वोच्च प्राथमिकता की बात करें तो आप लोग बताएंगे किसे, कृषि को दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता। अन्य चीजों पे भी प्राथमिकता दी गई, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में अन्य चीजों भी प्राथमिकता दी गई, जैसे मूल्य स्थिरता में इस मूल्य स्थिरता पर प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद बिजली पर भी इसमें ध्यान दिया गया था, बिजली पर भी ध्यान दिया गया था। उसके बाद परिवहन पे भी प्रथम पंचवर्षीय योजना को में ध्यान दिया गया था। लेकिन आपसे क्या पूछा था, सर्वोच्च। तो सर्वोच्च पूछे तो कृषि आप लोग बताएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे मूल्य स्थिरता पे भी ध्यान दिया गया था, बिजली पर भी ध्यान दिया गया था, परिवहन पे भी ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कब से हुई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। अगर आपसे पूछे कि कहां से शुरू हुई थी ये पंचवर्षीय योजना, तो इसे दिल्ली से शुरू किया गया था। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडल पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा है, तो इसका मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल, क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे वहीं पे पूछ लिया कि सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल बताइए, सेकंड 5 ईयर प्लान का, यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान, सभी पंचवर्षीय योजना का कम से कम आप लोग टाइमिंग और मॉडल ध्यान रखें। तो ये था, क्या मॉडल था, पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या था, महालनोबिस मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, महालनोबिस मॉडल था। और इस मॉडल का महालनोबिस मॉडल सेकंड पंचवर्षीय योजना, अगर आपसे पूछे सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसी दी गई थी, तो सर्वोच्च प्राथमिकता की बात करें तो कृषि पे, इसके अलावा मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पे भी ध्यान दिया गया था। अगर आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी, तो 1951 से शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। अगर आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजना कहां से शुरू हुई थी, तो दिल्ली से शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल था इस पंचवर्षीय योजना का। अगर आपसे पूछे शुरुआत कब से, 1956 से 1961 तक इस पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। तो साथ साथ हम लोग प्रश्नों का रिवीजन भी करते चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न एक दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें समता का अधिकार दिया गया है और इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, तो इसमें कानूनी समानता की बात कही गई है, या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे कानूनी समता के बारे में बताई गई है। अनुच्छेद 14 में क्या है, कानूनी समता है। उसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, यहाँ पे हम लोग सारे अनुच्छेदों को देखेंगे 14 से 18 तक के जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो हमारा अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी को भी आप लोग धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके बाद जन्म स्थान के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। इसके आधार पे क्या हो गया, भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये बात बताई गई है अनुच्छेद 15 पे। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे,
जन्म स्थान के आधार पे, आदि के आधार पे, या फिर यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, वंश के आधार पे आप लोग भेदभाव किसी से नहीं कर सकते। उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 में बताता है कि अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत का अंत कहा गया है, छुआछूत का अंत करने के लिए बताता है कि छुआछूत का अंत हो, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में किस चीज की बात कही गई है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो ये कुछ अनुच्छेद थे जिन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों को देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, इसमें कानूनी समता का अधिकार दिया गया है। कानूनी समता का अधिकार अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी पे भी आप लोग वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, किसी से भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते इस आधार पे। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न के बदले आपको 4-5 प्रश्न तो बताया जाएगा, जिससे आपके आने वाले जीएस के जो भी पार्ट रहेंगे उसमें आप सारे प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और रिपीट कर करके एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अब ये प्रश्न एग्जाम में पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे महान्यायवादी से प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति महान्यायवादी करता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो ये होता है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, या फिर आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। जब चाहे राष्ट्रपति तब महान्यायवादी को हटा सकता है। और ये जो होता है ये भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार के मुख्य विधिक अधिकारी होते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं कौन, महान्यायवादी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद महान्यायवादी के बारे में क्या पूछा जाता है, तो ये संसद में क्या कर सकता है, ये संसद के या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो भी संसद की कार्यवाही होती है उसमें भाग ले सकता है। ठीक, संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक, ये लेकिन वोट नहीं कर सकता, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वोट नहीं उसमें कर सकता। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। महान्यायवादी, इसके अलावा महान्यायवादी राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए ये अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि महान्यायवादी का पद है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे या फिर राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। यहाँ पे देखिए जो शब्द आप लोग समझ पाएंगे वहां पे ये शब्द लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि इच्छा अनुसार, अब प्रसाद पर्यंत बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे समझेंगे छुआछूत का अंत बताया गया है जिसे अस्पृश्यता बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधिक अधिकारी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि संसद सत्र में महान्यायवादी क्या भाग ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन वहां पे वोट नहीं कर सकता, उसका मतदान नहीं गिना जाता। तो वहां पे वोट नहीं ये कर सकते महान्यायवादी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। अगर आप कमेंट करके बताते हैं इस वीडियो के बारे में, अगर आपको कुछ सुझाव भी देना हो या फिर कुछ कमी रह गई हो आप उसे बताना चाहते हैं, तो भी आप हमारे पास कमेंट करके बताइए, उसे सुधार किया जाएगा। तो अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। पीडीएफ के बारे में हम बताना चाहते हैं कि अगर आप पीडीएफ इसका पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ इसका पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, और ये भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है और ये स्टैटिक जीके में आता है। ये सारे प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में कोई भी पुलिस एग्जाम की होती है, या फिर दरोगा का एग्जाम होता है, या फिर किसी भी, यहाँ पे देखिए इन सभी में क्या होता है कि संविधान ज्यादा पूछा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे संविधान से ज्यादा प्रश्न आपको मिल सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, ये कहां से लिया गया? डीपीएसपी कहां से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां पे? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और हमारे संविधान में बहुत सारे स्रोत हैं जो बाहरी संविधानों से लिया गया है। वो पूछा जाता है कि कौन सा चीज कहां से लिया गया। जैसे आपसे पूछ रहे कि समवर्ती सूची कहां के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान में मूल कर्तव्य कहां के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहां के संविधान से तो लिया गया, तो ये रूस के संविधान से लिया गया, जिसे आप लोग सोवियत संघ भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां के? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर पूछ ले कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कहां के? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन पे। अगर पूछ ले कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति पे महाभियोग कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से है? अनुच्छेद 36 से 51, और भाग कौन सा है? भाग 4 है। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? सोवियत संघ रूस से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल में किसका विवेकाधिकार होता है? ठीक, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शून्यकाल में किसका विवेकाधिकार होता है। तो शून्यकाल में पूरा का पूरा यहाँ पे लोकसभा का बोलाबाली रहती है। तो यानी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का यहाँ पे विवेकाधिकार होता है। ठीक, अब बात करते हैं शून्यकाल के बारे में। शून्यकाल के बारे में तो इसे और किस नाम से जाना जाता है शून्यकाल को? तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न उत्तर काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर सत्र भी बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्नोत्तर, शून्यकाल को ही प्रश्नोत्तर सत्र बोला जाता है, और इसे ही जीरो हावर बोला जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में इसे जीरो हावर बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी ना लिख के वहां पे ऐसे हिंदी में जीरो हावर लिख देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे जीरो हावर या फिर शून्यकाल किस देश की देन है, यह भी पूछा जाता है कि जीरो हावर किस देश की देन है। इस तरह देन कह के प्रश्न पूछता है, तो ये भारत की देन है, ये भारत का। अगर आपसे पूछे कि जीरो हावर का समय कितना होता है, कब से कब तक जीरो हावर होता है संविधान में, तो हमारे संसद में, तो 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता है उसे वो वहां पे जीरो हावर होता है, वो समय शून्यकाल का होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बजट सत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है, उसके बाद आपका शीतकालीन। इस तरह से 3 सत्र होते हैं। शीतकालीन सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं, सत्र को बुलाने का काम भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, शून्यकाल में किसका विवेकाधिकार होता है? तो शून्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनते हैं शून्यकाल से। शून्यकाल से क्या कहा, प्रश्न बनते हैं? तो प्रश्नोत्तर काल किसे कहा जाता है? प्रश्नोत्तर सत्र किसे कहा जाता है? शून्यकाल को कहा जाता है। जीरो हावर किसे कहा जाता है? तो शून्यकाल को कहा जाता है। समय इसका क्या है? 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल है। उसके बाद भारत, शून्यकाल किसकी देन है? तो ये भारत की देन है। शून्यकाल की शुरुआत भारत से हुई है। अगर आपसे पूछे संसद के सत्र कितने होते? 3 सत्र, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, उसके बाद कौन सा? शीतकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न स्टैटिक, एक पुस्तक के बारे में पूछा गया है, और पुस्तक, और फिर एक फेस्टिवल के बारे में पूछा जाएगा, एक पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा, और
और एक दिवस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे याद करके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी रिसेंटली जो भी पुस्तक आए हैं उन सभी पुस्तकों को आप लोग पढ़ेंगे। एन ए क्लब म्यूजिक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं टी.एस. इटालियन। कौन है? टी.एस. इटालियन इसके लेखक हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पुस्तक के बारे में हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी और जो एग्जामों में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये रफीक जकारिया की पुस्तक है। किसकी? रफीक जकारिया की पुस्तक है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि फिरोज द फॉरगेटन गांधी, ये किसकी पुस्तक है? अगर आपसे पूछे कि फिरोज द फॉरगेटन गांधी ये किसकी पुस्तक है? तो फिरोज द फॉरगेटन गांधी ये बर्टिल फाल्क की पुस्तक है। किसकी? फिरोज द फॉरगेटन गांधी ये किसकी पुस्तक है? तो ये बर्टिल फाल्क की पुस्तक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पुस्तक बर्टिल फाल्क की पुस्तक है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पुस्तक। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक ये चार्ल्स डार्विन की है। किसकी? चार्ल्स डार्विन की है ये पुस्तक। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। एन ए क्लब म्यूजिक के लेखक कौन है? तो टी.एस. इटालियन है एन ए क्लब म्यूजिक के। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसकी पुस्तक कौन है? रफीक जकारिया इसके लेखक हैं। और फिरोज द फॉरगेटन गांधी बर्टिल फाल्क की पुस्तक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये रिपीट करके पूछा जाता है, साइंस से संबंधित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे शतरंज से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसकी बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए माई बेस्ट गेम ऑफ चेस ये पुस्तक किसकी है? तो ये विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। किसकी? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। ठीक, तो इनकी पुस्तक है विश्वनाथ आनंद की। अब विश्वनाथ आनंद कैसे एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोग देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? चेस के खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो भारत के ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये भी आपके किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ठीक, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जिसका नाम अब हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम हो चुका है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि फीडे के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय शतरंज अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के जो अध्यक्ष है जिसे क्या बोलते हैं? फीडे बोलते हैं। इंटरनेशनल भारत अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो भी आपके किसे बनाया गया है? विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्वनाथ आनंद के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीते हैं। ये 5 बार क्या रहे? विश्व चैंपियन रहे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 5 बार क्या बन चुके हैं? विश्व चैंपियन भी बन चुके। तो इस वजह से ये थोड़ा से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस ये किस शतरंज खिलाड़ी की पुस्तक है? तो ये विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। विश्वनाथ आनंद कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। पहले भारत के भी ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और ये पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फीडे के उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? तो फीडे के वर्तमान समय उपाध्यक्ष भी कौन है? वो भी आपके विश्वनाथ आनंद है। और 5 बार ये विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। तो इतनी चीजें विश्वनाथ आनंद के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। गामा किरणें हैं, तो देखिए ये साइंस से संबंधित प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बायो से संबंधित प्रश्न है और ये आपके फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए गामा किरणें क्या है? तो गामा किरणें तो ये भी पूछा जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय किरण। अब गामा किरणों के बारे में इंफ्रारेड इसे बोलते हैं। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें इंफ्रारेड में ये आती हैं, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीज बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। कैसी तरंगे होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय
तरंग होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे। और गामा किरणों के बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी जो वेधन क्षमता है, इसकी वेधन अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, जिसमें से अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, और जिसमें से गामा किरणों की सबसे ज्यादा वेधन क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। ठीक, गामा किरणों की वेधन क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कैंसर के उपचार में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए कैंसर के उपचार में आप लोग बताएंगे कि इसका कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। और ये कोबाल्ट 60 से किस चीज का उत्सर्जन होता है, अगर आपसे पूछे कि कोबाल्ट 60 से किस किरण का उत्सर्जन होता है, तो इससे गामा किरणें निकलती हैं, इससे गामा किरण का उत्सर्जन होता है, जिससे कैंसर का इलाज होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे इंफ्रारेड तरंग कहते हैं, इंफ्रारेड तरंग कहते हैं, या फिर इसे ही अवरक्त तरंग कहते हैं, अवरक्त तरंग कहते हैं। कुछ अवरक्त तरंगों के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे गामा किरणें, ये क्या है, ये एक इंफ्रारेड तरंग है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कुछ, जैसे ये एक्सरे, एक्सरे भी आपका इंफ्रारेड तरंग है, एक्सरे। उसके बाद पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, ये भी आपके इंफ्रारेड तरंग है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, तो ये भी इंफ्रारेड तरंगे हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि अवरक्त तरंगों के बारे में, इंफ्रारेड, यहाँ पे लिख लेते हैं, अवरक्त तरंग की खोज किसने की थी, तो अवरक्त तरंगों की अगर खोज पूछे तो हर्शेल ने किया था। अवरक्त तरंगों की खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। अगर आपसे पूछे कि अवरक्त तरंगों का हम लोग उपयोग किसमें करते हैं, तो जैसे टीवी रिमोट में, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद थर्मल इमेजिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, टीवी रिमोट, थर्मल इमेजिंग वगैरह में अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो देखिए गामा किरणें कैसी तरंगे होती हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है, ये बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। ठीक, वेधन क्षमता इनकी बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, और इसी कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणों का उत्सर्जन होता है, तो गामा किरणें इससे निकलती हैं, जिससे कैंसर का उपचार होता है। ठीक, अवरक्त किरणों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से किरण अवरक्त किरण है। जैसे एक्सरे किरण क्या है, ये आपके अवरक्त किरण है। पराबैंगनी किरण अवरक्त किरणों में आता है। उसके बाद माइक्रोवेव, ये अवरक्त किरणें हैं, और भी बहुत सारे अवरक्त किरणें हैं। और अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, हर्शेल ने किया था। हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरणों की खोज किया था। अवरक्त किरणों का उपयोग जैसे टीवी रिमोट में किया जाता है, उसके बाद थर्मल इमेजिंग में किया जाता है, थर्मल इमेजिंग और जो एक्सरे वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है। तो वो आप लोग जानते हैं। बायो से संबंधित प्रश्न है, घरेलू मक्खी से फैलने वाला रोग क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न रिपीट करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो घरेलू मक्खी से कौन सा रोग फैलता है, हैजा नामक रोग फैलता है, हैजा। अगर आपसे पूछे कि हैजा में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, हैजा में कौन सा, तो इसमें वायरस होता है विब्रियो कॉलेरी वायरस होता है, विब्रियो कॉलेरी नामक वायरस हैजा में पाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वायरस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वायरस हैजा में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और अब हैजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। हैजा और टीबी के टीके की खोज, यहाँ पे टीबी के टीके की खोज किसने किया था, तो हैजा और टीबी के टीके की खोज के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने, रॉबर्ट कोच ने हैजा के भी टीके की खोज की थी और टीबी के भी टीके की खोज की थी, रॉबर्ट कोच। अगर आपसे पूछे कि हैजा कैसे फैलता है, तो हैजा जैसे आप लोग दूषित भोजन करने से हैजा फैलता है। इस वजह से भोजन वगैरह को ढक के रखना चाहिए, और दूषित जल के सेवन से भी हैजा फैलता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इन सभी के सेवन से भी हैजा फैलता है। अगर आपसे पूछे कि हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर आपसे पूछे हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें आंत प्रभावित होता है। ये आंतों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला रोग है, आंतें इसमें प्रभावित हो जाती हैं। तो देखिए घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है। हैजा फैल जाता है, तो इसमें वायरस कौन सा होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विब्रियो कॉलेरी नामक वायरस हैजा में पाया जाता है। हैजा के टीके की खोज और टीबी के टीके की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के भी टीके की खोज किया था और टीबी के भी टीके की खोज किया था। और हैजा के बारे में बात करेंगे, इसका
क्यों फैलता है? तो दूषित भोजन के सेवन से, दूषित जल के सेवन से हैजा नामक बीमारी फैलता है। हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा में आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग? आंत प्रभावित होता है हैजा में। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है साइंस से संबंधित प्रश्न है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से बात करने वाले हैं हम लोग आंत के बारे में, और आंत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आंतें तो दो होती हैं, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। तो अधिकांश भाग कहाँ पे संपन्न होता है? तो छोटी आंत। छोटा है पर बहुत खोटा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा काम करता है। ठीक, छोटी आंत के बारे में ध्यान रखेंगे। अब छोटी आंत में और कौन सी चीजें, अगर आपसे पूछे कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? भोजन, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, यानी कि अवशोषण का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं उससे जो हमारे खनिज तत्व होते हैं वो अवशोषित कहाँ से किए जाते हैं, वो एब्जॉर्ब कहाँ से किए जाते हैं? तो भोजन का अवशोषण भी भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? वो छोटी आंत से होता है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटीन का पाचन तो शरीर में कई जगह होता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन भी कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि छोटी आंत के बारे में, तो इसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा मायने रखती है एग्जाम में, क्योंकि रिपीट करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई जो है वो 20 फीट होती है। कितने? 20 फीट। अगर मीटर में पूछे तो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी? 6 से 7 मीटर या फिर 20 फीट आप लोग बताएंगे इसकी लंबाई होती है। अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि भोजन से जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, किस आंत में भोजन से जल का अवशोषण होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। किस आंत में जल का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में। मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अगर आपसे पूछे कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। तो देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग ये किस अंग में संपन्न होता है? तो अंग पूछ रहा है, तो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। यहाँ पे छोटी आंत बिल्कुल गलत है, आंत यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे नुक्ता नहीं रहेगा। ठीक, अनुस्वर नहीं रहेगा। ठीक, तो देखिए, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 20 से लेके 20 फीट होती है छोटी आंत की लंबाई। अगर मीटर में पूछे तो 6 से 7 मीटर। जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इसके बाद भोजन गुहा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक, पचा हुआ भोजन। तो देखिए, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। यूपी स्पेशल से प्रश्न है और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा विद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और जिसकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर आपसे पूछ ले कि स्थापना, जो कि पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 1887 में हुई थी और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ विश्वविद्यालय के, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ और भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपसे पूछे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। किसने? सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे बनाया गया? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पे बनाया गया? प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनाया गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नोएडा में बनाया गया। और नोएडा कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनाया गया। ठीक, नोएडा नहीं मिलेगा तो गौतम बुद्ध जिले का नाम देगा, तो ये आप लोग यहाँ पे सही करेंगे। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनाया गया। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सारी बातें आपकी अति महत्वपूर्ण बातें हैं
और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम सभी प्रश्नों का रिवीजन हम लोग साथ में करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी इसकी स्थापना, और एक 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। दोनों प्रश्न उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में खोला गया, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। और प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पे खोला गया, तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश में पहला फिल्म सेंटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में खोला गया। ठीक, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो एरिया डिलीवरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे आगरा में, और ये भी आपका यूपी स्पेशल से प्रश्न है, ये भी आपके यूपी स्पेशल से ही प्रश्न है। तो देखिए आगरा में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर प्रदेश से, जैसे आपसे पूछे कि कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में औषधि शोध संस्थान की बात करें तो ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में औषधि शोध संस्थान स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान, ये सारे प्रश्न जो हैं ये उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप लोग बार बार इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको इसी एग्जाम मतलब इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे याद करने की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप भूल रहे हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे पा सकते हैं। उसके बाद सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो सब्जी शोध संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे, वाराणसी में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सारे उत्तर प्रदेश से संस्थान है और सारे इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो देखिए एरियल एंड डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये आगरा में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे स्थित है। ठीक, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर लखनऊ में स्थित है। ठीक, औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है औषधि शोध संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान। सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वाराणसी में सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पे दिवस से प्रश्न आ चुका, और हर क्लास में आपको दिवस से प्रश्न, त्योहारों से प्रश्न और फिर पुस्तकों से प्रश्न बताए जाते हैं। 4-5 दिवस, 4-5 पुस्तक और 4-5 त्योहार जरूर आपको बताए जाते हैं, उससे ज्यादा ही हो जाता होगा। तो देखिए दिवस से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के में। एक दिवस से प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। 10 क्लास भी कर लेंगे तो 10 दहियों में 100 दिवस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। समझदार आप हैं, आप को क्या ज्यादा समझाना। तो देखिए 25 दिसंबर को क्या है, 25 दिसंबर को दिन हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिवस हैं वो हम लोग आपको बताते हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं दिवस से वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस आपसे पूछेगा कि कब मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस आपको याद भी होगा बहुत, अगर नहीं याद है तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5 जून को, कई बार हम ही बताए हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जगह पे डी लिख लेते हैं, डी फॉर डे यानी कि दिवस। तो ये 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे 28 फरवरी के दिन। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त के दिन मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जयंती पे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। कब, 16 सितंबर के दिन। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था।
ओजोन परत संरक्षण के लिए इस वजह से हम लोग मनाते हैं। और जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन। इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। देखिए, सुशासन दिवस 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। और जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च के दिन मनाते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। विमुद्रीकरण की नीति कब अपनाई गई? भारत में विमुद्रीकरण देखिए कई बार, सबसे पहला विमुद्रीकरण आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, कब हुआ था? 1946 में। उसके बाद 1978 में हुआ था। फिर उसके बाद 2016 में नोटबंदी हुई थी। उसके बाद 2023 में 2000 का गुलाबी वाला नोट ये बंद करके 2000 का नोट 2023 में बंद किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ डेट हैं जो विमुद्रीकरण को भारत में दर्शाते हैं। तो विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि भारत में विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, तो विमुद्रीकरण का अर्थ होता है कि पुरानी मुद्रा को बंद करो। यहाँ पे पुरानी मुद्रा क्या होगा? पुरानी मुद्रा को इसमें बंद कर दिया जाता है और क्या किया जाता है? नई मुद्रा को शुरू किया जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है? तो शुरू किया जाता है, तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो विमुद्रीकरण से महंगाई नियंत्रण में आती है। क्या होती है? महंगाई क्या होती है? विमुद्रीकरण से महंगाई नियंत्रण में आती है। विमुद्रीकरण से महंगाई को नियंत्रण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद काला धन भी निकाला जाता है। काला धन क्या होता है? काला धन का पता चलता है। तो इतनी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। विमुद्रीकरण की नीति कब अपनाई गई? तो भारत में कुल 4 बार विमुद्रीकरण मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 1978 में नोटबंदी हुई, फिर 2016 में नोटबंदी, फिर 2023 में 2000 का नोट बंद हुआ। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो विमुद्रीकरण का अर्थ होता है, और ये इकोनॉमी से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमी से। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, इससे आप लोग साइंस या फिर इन्वायरमेंट से प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए जाएंगे, जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? पुरानी मुद्रा को इसमें बंद किया जाता है और नई मुद्रा को शुरू किया जाता है। इसे कहते हैं कि विमुद्रीकरण है। ठीक, और अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो इसमें महंगाई को नियंत्रित करता है। विमुद्रीकरण महंगाई को नियंत्रण करता है, और फिर काले धन का इससे पता भी चलता है। तो ये थी विमुद्रीकरण की बातें। ठीक, जिसे आप लोग समझ चुके हैं। अगला प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में होते हैं। तो जैविक घटक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में घटक कितने होते हैं? घटक की बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में तो 2 होते हैं। एक तो होता है आपका जैविक घटक, एक होता है जैविक घटक, और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक, ये पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होते हैं। और जैविक घटकों में पूछ रहा है क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जैविक घटक में होते हैं जैसे उत्पादन होता है, उत्पादक होता है। जैविक घटक में उत्पादन होते हैं। उसके बाद उपभोक्ता भी होते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। ये 3 चीजें होते हैं जैविक घटक में। और जैविक घटक जैसे किसे कहते हैं और अजैविक घटक किसे कहते हैं? तो देखिए, जैविक घटक में कौन कौन लोग आएंगे? जैविक घटक में कौन कौन लोग आएंगे? तो जैविक घटक उन्हें कहते हैं जैसे पेड़ पौधे ये सभी जैविक घटक में आएंगे। एंड जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सभी जैविक घटक में आएंगे। उसके बाद अजैविक घटक में कौन जिससे आएंगे? जितने भी निर्जीव घटक होते हैं वो सभी अजैविक घटक में आएंगे। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में होते हैं। तो देखिए, जैविक घटक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछे तो 2 प्रकार के, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। और ये पूछ रहा है कि जैविक घटकों में कौन कौन सी चीजें? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सभी जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक निर्जीव घटक होते हैं। तो जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो अजैविक घटक में आएंगे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो अगला है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो
को लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी अपनी तैयारी मजबूती के साथ करें। और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके आप बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब यहाँ पे जीके जीएस से प्रश्न यहाँ पे क्या बन सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से प्रसिद्ध लठमार होली, और ये लठमार होली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके पुलिस एग्जाम में ही पूछा गया है लठमार होली, क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो लठमार होली पूछ रहा है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये बरसाना और लठमार होली बरसाना एंड नंदगांव में मनाया जाता है। नंदगांव में ये यहाँ पे दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, बरसाना और नंदगांव में क्या मनाया जाता है, लठमार होली मनाया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न क्या, लठमार होली कब मनाया जाता है, तो ये होली फेस्टिवल पे, होली पर मनाया जाता है। ठीक, तो ये चीजें। अब उत्तर प्रदेश से कुछ फेस्टिवल के बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुंभ भी लगता है, आप लोग जानते हैं कुंभ, और फिर उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ भी लगता है। कुंभ और अर्ध कुंभ कहाँ पे लगता है, तो कुंभ और अर्ध कुंभ इलाहाबाद में लगता है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इलाहाबाद में कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। उसके बाद रामलीला भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे रामलीला, रासलीला। तो ये दशहरा के अवसर पे किया जाता है। दशहरा उत्तर प्रदेश में जो रामलीला त्योहार है, तो ये दशहरा के अवसर पे, दशहरा पर किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कंपिल मेला बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, कंपिल मेला, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो कंपिल मेला ये एटा जिले में मनाया जाता है। किस जिले में, एटा जिले में कंपिल मेला मनाया जाता है। और गंगा महोत्सव तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में। तो गंगा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, गंगा महोत्सव ये वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पे, वाराणसी में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कैलाश मेला, जिसे बटेश्वर मेला भी कहते हैं, ये कहाँ पे मनाया जाता है, कैलाश, उत्तर प्रदेश में कैलाश मेला और फिर बटेश्वर मेला, ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोनों मेले ये आगरा में मनाया जाता है। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। लठमार होली का आयोजन बरसाना और नंदगांव में किया जाता है। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद में लगता है। होली पे, लठमार होली का आयोजन किया जाता है। रामलीला ये दशहरा के अवसर पे किया जाता है, रामलीला दशहरा पे किया जाता है। कंपिल मेला उत्तर प्रदेश में एटा जिले में होता है, और गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, और कैलाश मेला, बटेश्वर मेला ये आगरा जिले में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ पे है, और ये भी यूपी स्पेशल का प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय का खंडपीठ, यहाँ पे उच्च न्यायालय से संबंधित उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में। उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो उच्च न्यायालय की उत्तर प्रदेश में स्थापना 1866 में, और कहाँ पे, आगरा में हुई थी। कहाँ पे, आगरा में। बाद में इसको स्थानांतरण किया गया, कहाँ पे, स्थानांतरण किया गया था। ठीक, स्थानांतरण करके इसे कहाँ पे लाया गया, 1869 में। 3 साल के बाद इसको स्थानांतरण करके 1869 में इलाहाबाद में लाया गया। कहाँ पे, इलाहाबाद में लाया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जज किस हाईकोर्ट में है, भारत में सर्वाधिक जज वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो सर्वाधिक जज आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिल जाएंगे। कहाँ पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर्वाधिक जज। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक महिला जज कहाँ पे हैं, सर्वाधिक महिला जज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मद्रास हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा महिला जज हैं वर्तमान समय में, मद्रास हाईकोर्ट में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ
कहाँ पे है? तो लखनऊ में। उच्च न्यायालय खंडपीठ उत्तर प्रदेश की जो बात करें, उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। कब? 1866 में आगरा में हुई थी। और इसका स्थानांतरण कर दिया गया था 1869 में, और स्थानांतरण करके इसको कहाँ पे लाया गया था? इलाहाबाद में लाया गया था। ठीक। और सर्वाधिक जज वाला हाईकोर्ट कौन सा है भारत का? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, सर्वाधिक जज जिसमें कार्यरत हैं। उसके बाद सर्वाधिक महिला जज कहाँ पे है? तो मद्रास हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा महिला जज हैं। ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2011 में भारत का लिंगानुपात, तो 2011 की जनगणना से संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी भारत से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब 2011 में भारत का जनसंख्या लिंगानुपात कितना था? 343 था। 343 था। और 2011 में भारत के, अगर आपसे पूछे कि शिशु लिंगानुपात, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो भारत में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 1994, सॉरी कितना था? तो 900, इसमें 994 था। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार कितना था? तो 382 भारत का जनसंख्या घनत्व था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भारत में वृद्धि दर कितना था? वृद्धि दर कितना था? तो ये था आपका 17.7% यहाँ पे वृद्धि दर भारत में था। ठीक। और ये जो जनगणना हुई थी, जनगणना 2011 की जो हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत, अगर आपसे पूछे कि ये भारत की किस नंबर की जनगणना है, तो ये भारत की पूछे तो ये 15वीं जनगणना, 15वीं। अगर आपसे पूछ ले कि, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की कब से है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना में कितना था? 943। अगर आपसे पूछे कि शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 994 भारत का शिशु लिंगानुपात था। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व तो कितना था भारत का, तो 382 जनसंख्या घनत्व था। अगर आपसे पूछे कि भारत का जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो 17.7% था भारत का जनसंख्या वृद्धि दर। अगर आपसे पूछे कि भारत की जनगणना 2011 में कितनी थी, तो 2011 की जनगणना जो थी भारत की, वो स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक। आप लोग पॉइंट भी कर सकते हैं। 1971 से जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक। 1972 से हुई थी। ठीक। और 1872 से जनगणना की शुरुआत, और 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी हिस्ट्री से संबंधित, ये ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न है। और क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो ये वर्ण समाज का उल्लेख है, वर्ण समाज का उल्लेख है। लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में? तो वर्ण समाज में वर्ण समाज या फिर वर्ण व्यवस्था यहाँ पे लिखेंगे, सबसे बढ़िया है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और इस वर्ण व्यवस्था में कितनी तरह के वर्ण बताए गए हैं? तो इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन 4 वर्ण बताए गए? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए, 4 वर्ण कौन से हैं? तो ब्राह्मण हो गया एक वर्ण, ब्राह्मण, और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इस तरह से ये 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। शूद्र 4 वर्ण के बारे में बताया गया। लेकिन और जो आपके वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के 10वां जो मंडल है, उसकी कुछ विशेष बात कर लेते हैं। जैसे 10वें मंडल में और किस चीज का उल्लेख किया गया? तो 10वें मंडल में एक सूक्त है। तो उस सूक्त का क्या नाम है? 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें पहली बार 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और इसमें पहली बार शूद्रों का प्रयोग किया गया है। किस शूद्र शब्द का? इसमें पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें पहली बार शूद्र शब्द का, ऋग्वेद में 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त है, और इसमें पहली बार पुरुष शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें ही औषधि सूक्त भी है। औषधि, ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त भी है, जिसमें औषधि के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही विवाह समारोह के बारे में बताया गया। विवाह समारोह के बारे में बताया गया। अब मंडलों से संबंधित एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे नया मंडल आपसे पूछ ले कौन सा है? सबसे नया मंडल ऋग्वेद में सबसे नया मंडल पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद का सबसे लंबा मंडल कौन सा है? सबसे लंबा मंडल कौन सा है? तो पहला और 10वां मंडल ये सबसे नया भी है और सबसे लंबा मंडल
मंडल भी है ऋग्वेद का। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल सोम देवता सावित्री सोम देवता को समर्पित है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो और 4 वर्ण का उल्लेख किसमें किया गया है? तो देखिए वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और इस पुरुष सूक्त में पहली बार यहाँ पे शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। और औषधि सूक्त का भी प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। विवाह समारोह का भी प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद का सबसे नया मंडल या फिर सबसे लंबा मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फाह्यान किसके समय में भारत आया था? तो ये भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, और ये भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाह्यान भारत आया था, और ये आता था, भारत आया था, और पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। और इस जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये इनके दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और कौन कौन से लोग रहते थे, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में अगर आपसे पूछे कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर आपसे पूछे कि धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे, धनवंतरी, तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे या फिर धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे। चिकित्सक थे धनवंतरी, और कालिदास जो थे वो लेखक थे, राइटर थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कालिदास की ढेर सारी पुस्तकें हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। उसके बाद इनके दरबार में और कौन से लोग रहते थे, दो लोगों के बारे में ध्यान रखेंगे। एक वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और एक सूर्य सिद्धांत की थे, आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे, आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। ठीक, आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रहते थे। और वराहमिहिर के बारे में बात करें तो इन्होंने किसकी चीजों के देखे, वराहमिहिर के बारे में इनकी एक रचना है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के लेखक अगर आपसे पूछे कि कौन है, तो पंच सिद्धांतिका के लेखक आपके वराहमिहिर है। और ये कौन थे, तो ये खगोलविद थे या फिर खगोल शास्त्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के ये खगोल शास्त्री थे। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बार फिर से। और आर्यभट्ट के बारे में ध्यान रखेंगे, इनकी रचना आर्यभट्टियम भी है, आर्यभट्टियम इनकी रचना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और सूर्य सिद्धांत भी इनकी रचना है, सूर्य सिद्धांत भी इनकी रचना है। उसके बाद शून्य का सिद्धांत किसने दिया था, शून्य की खोज आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, आर्यभट्ट ने किया था। तो इन्होंने इस शून्य सिद्धांत भी दिया था। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करते हैं कि फाह्यान किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाह्यान आया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कालिदास भी इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धनवंतरी चिकित्सक इनके दरबार में रहते थे। वराहमिहिर जो कि एक खगोलविद थे या खगोल शास्त्री थे, इन्होंने पंच सिद्धांतिका इनकी रचना है, इसकी रचना किए हैं। और आर्यभट्ट भी, इनकी 2 रचना, एक आर्यभट्टियम और एक सूर्य सिद्धांत, ये किसने लिखा था, तो ये दोनों आर्यभट्ट ने लिखा था। शून्य की खोज या फिर शून्य सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आर्यभट्ट ने दिया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस मुगल शासक ने बाजार नियंत्रण लागू की, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसने सर्वप्रथम क्या किया, बाजार नियंत्रण लागू किया। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए रिपीट करके ये प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह मारते होंगे, तो ये जो हम बोल रहे हैं कि ये प्रश्न रिपीट करके पूछा जाता है, आप लोग को वो सारे प्रश्न मिलते भी होंगे। अब इसके दरबार में कुछ अधिकारी रहते थे, जैसे अलाउद्दीन ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, और वो लोग क्या करते हैं, इसके प्रशासन में मदद करते हैं। जैसे आपसे पूछे कि साहना ए मंडी किसे कहा जाता है, साहना ए मंडी कौन से अधिकारियों को कहा जाता था, तो साहना ए मंडी क्या काम करते थे, तो साहना ए मंडी ये बाजार अधीक्षक रहते थे। क्या होते थे, ये बाजार की क्या रहते थे, अधीक्षक रहते थे, यानी कि बाजार का वो देख रेख करते थे। ठीक, उसका नियंत्रण करते थे। उसके बाद
नासिर किसे कहा जाता है इनके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में नासिर किसे कहा जाता है? तो ये माप तौल के अधिकारी होते थे। माप तौल के क्या होते थे? माप तौल अधिकारी को क्या कहा जाता है? नासिर कहा जाता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो अलाई दरवाजा का निर्माण करने वाले भी कौन थे? वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन? अलाउद्दीन। नाम तो बहुत कठिन रहता है, लिखने में परेशानी होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन ये दरवाजा बनवाया था, जो कि प्रवेश द्वार है। ये अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है, ये आपसे पूछे तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार है। ठीक, अलाई दरवाजा जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार है। अगर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में बात करें, इसे किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित कहाँ पे है, तो दिल्ली में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। शाहना ए मंडी किसे कहा जाता है, तो शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक को कहा जाता है, शाहना ए मंडी। और नासिर किसे कहा जाता है, तो नासिर माप तौल के अधिकारी को नासिर कहा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। और ये अलाई दरवाजा किस चीज का प्रवेश द्वार है, तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जिसे बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनवाया था, और ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से, कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, ये था आपका प्रश्न। तो बौद्ध ग्रंथ से पूछे, किस बौद्ध ग्रंथ से पूछे, तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में किस जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो इसकी जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है। किसी भगवती सूक्त से मिलती है इसकी जानकारी। ठीक, 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक, अब बात कर लेते हैं 16 महाजनपदों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो महाजनपद देके उसकी राजधानियां पूछता था। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज थी मगध की राजधानी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अंग की राजधानी क्या थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर वत्स की राजधानी क्या थी, वत्स की, तो वैशाली कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि वज्जी की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे अगर वज्जी की राजधानी पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। कौन सी? वैशाली वज्जी की राजधानी। और अगर आपसे पूछे कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और विराट नगर कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अवंती की राजधानी आपसे पूछे, अवंती की राजधानी क्या थी, तो माहिष्मती या फिर उज्जैन अवंती की राजधानी थी। कौन सी? माहिष्मती या फिर उज्जैन, ये अवंती की राजधानी थी। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो 16 महाजनपदों के बारे में अगर बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। अगर जैन ग्रंथ से पूछे तो भगवती सूक्त से जानकारी मिलती है, भगवती सूक्त से जानकारी मिलती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और मत्स्य की राजधानी पूछे तो विराटनगर। वत्स की पूछे तो कौशाम्बी, और मत्स्य की पूछे तो विराटनगर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। वज्जी कहाँ की राजधानी? वैशाली की। अवंती की राजधानी माहिष्मती या फिर उज्जैन यहाँ की राजधानी है। ठीक, माहिष्मती या फिर उज्जैन। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके मध्य में हुआ था, तो हल्दी घाटी के युद्ध अकबर वर्सेस ये महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और अकबर की तरफ से कौन कौन से थे, तो अकबर की तरफ से, अकबर का पक्ष एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ महाराणा प्रताप का
पक्ष। तो इसमें अकबर की मदद कौन किए थे? तो अकबर की तरफ से मानसिंह थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसिंह इसमें बहुत मदद किए थे। मानसिंह एंड आसफ खां ये अकबर की तरफ से थे। अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां हल्दी घाटी के युद्ध में तैनात थे। ठीक, अब कुछ युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता है। जैसे खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध तो 1100, अगर आपसे पूछे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था तो ये 1194 में हुआ था। ये किसके बीच में? गौरी वर्सेस वो जयचंद्र के बीच में हुआ था। गौरी वर्सेस जयचंद्र के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध और इसमें गौरी विजयी हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और इसमें अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां थे। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा के बीच युद्ध। और चंदावर का युद्ध किसके? 1194 में गौरी वर्सेस जयचंद्र के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध भारत में कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला की अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि ललित कला अकादमी स्थित कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि संगीत कला अकादमी, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी ये भी दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी संगीत नाटक अकादमी की, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब कुछ अकादमी के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी ये कहाँ पे स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी की बारे में बात करें तो ये आपके स्थित है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। और देहरादून कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड की राजधानी है भाई, यहाँ पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला, और खड़गवासला कहाँ पे पड़ता है? ये पुणे में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। दिल्ली में ललित कला अकादमी स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? दिल्ली में। स्थापना 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, और ये कहाँ पे स्थित है? ये भी दिल्ली में स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ये शहनाई बजाते हैं। कौन से? शहनाई से इनका संबंध है। ठीक, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वाद्य यंत्रों से संबंधित है पूछ सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ज्यादा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया था, इसीलिए इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कुछ और भी हमारे पास जो बजाने वाले हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अमजद खां के बारे में बात करें तो ये क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं, सरोद। अगर आपसे पूछे कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया क्या चीज बजाते हैं? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे निखिल बनर्जी। अगर आपसे पूछे कि निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? और तो वो सितार बजाते हैं। क्या सितार बजाते हैं? ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये किस घराने से संबंधित है? तो ये मेहर घराने से संबंधित है। किस घराने से? मेहर घराने से संबंधित है। घराना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे पूछे कि शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपके संतूर वादक हैं। संतूर
वादक हैं शिव कुमार शर्मा। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, भारत रत्न से सम्मानित, इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट है, बांसुरी बजाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और अमजद खां सरोद बजाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। निखिल बनर्जी इंपॉर्टेंट है और नया प्रश्न भी हो सकता है, सितार वादक हैं और ये मेहर घराने से संबंधित है। और शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं। ठीक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न है कि इरडा नियमन करती है। तो इरडा जो है ये इकोनॉमी से प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके इकोनॉमी से संबंधित होते हैं ये प्रश्न। तो इरडा किस चीज की कंपनी है? तो ये बीमा कंपनियों को नियमन करती है। नियमन का मतलब संचालन या फिर नियंत्रण या फिर कंट्रोल, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो नियमन किससे करती है? बीमा कंपनियों को ये नियंत्रित करती है, बीमा कंपनियों को। इरडा के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है वो हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि इरडा का पूर्ण रूप, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इस इरडा का जो फुल फॉर्म है बीमा विनियामक बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इरडा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इरडा का जो मुख्यालय है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इरडा की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में इरडा की स्थापना हुई थी। और यह एक, ध्यान रखेंगे, ये संवैधानिक निकाय है। इरडा कैसा निकाय है? ये एक संवैधानिक, इरडा एक ये वैधानिक निकाय है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वैधानिक निकाय है। तो इतनी बातें आप लोग इरडा से संबंधित ध्यान रखेंगे। देखिए, इरडा नियमन करती है तो ये बीमा कंपनियों को नियमन करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका फुल फॉर्म होता है बीमा विनियामक एंड प्राधिकरण बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय इसका हैदराबाद में स्थित है। स्थापना 1999 में है। ये एक वैधानिक निकाय है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंधकारमय महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप का पोस्टमार्टम यहाँ पे हम लोग करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न अफ्रीका महाद्वीप से पूछे जाते हैं, एशिया से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसको अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। अन्य इसको क्या बोला जाता है? इसको पठारी महाद्वीप भी बोला जाता है। अगर आपसे इसको अन्य नाम के बारे में बात करें अफ्रीका महाद्वीप को, तो इसको पठारी महाद्वीप भी बोले जाते हैं। पठारी महाद्वीप भी इसे बोला जाता है। ठीक, उसके बाद इसको काला महाद्वीप भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि काला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, काला महाद्वीप भी बोला जाता है। इसको अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि ये डेवलप ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा महाद्वीप भी ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है, तो सर्वाधिक देश ये अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पूछ ले कि क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, या फिर सवाना घास किस महाद्वीप में पाया जाता है, सवाना घास किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये है आपका सारे का सारा, इसका जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग अफ्रीका महाद्वीप से ध्यान रखेंगे। अंधकारमय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। अन्य किन नामों से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को? तो इसे पठारी महाद्वीप भी बोला जाता है, इसे काला महाद्वीप भी बोला जाता है, इसे अंध महाद्वीप भी बोला जाता है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है। और सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। और सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे किस महाद्वीप में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछे कि क्रूगर नेशनल पार्क किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। सवाना घास किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? अफ्रीका में। तो ये बातें अफ्रीका से संबंधित थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है
इंपॉर्टेंट, रोम किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ है। किस नदी के तट पे? टाइबर नदी के तट पे। विभिन्न देश या फिर विभिन्न देशों की राजधानियां या फिर विभिन्न देशों के जो शहर हैं ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे। जो कि लंदन की बात करें, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, अगर आपसे पूछे ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपके टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में है, कहाँ पे? अमेरिका में, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि नील नदी के किनारे बसा हुआ, नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे आपका खार्तूम बसा हुआ है। खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जो नील मिस्र की राजधानी है, जो कि क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा, ये भी आपके इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बुडापेस्ट किस नदी के शहर किनारे बसा हुआ है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। डेन्यूब नदी के किनारे कई शहर बसे हुए हैं, तो अलग अलग जगह आपको ये मिलता रहेगा। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपको बताया गया। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि रोम किस नदी के किनारे? रोम, तो देखिए यहाँ पे टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। और इटली की राजधानी है रोम। कहाँ की? इटली की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, टेम्स नदी के किनारे। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ। नील नदी के किनारे, नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं, और नील नदी के किनारे खार्तूम और फिर काहिरा बसा हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वियना, बुडापेस्ट, ये डुन्योब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत वाटवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत वाटवानी, तो ये एक एक डॉक्टर हैं, ये चिकित्सक हैं। और ये भारत वाटनी किस चीज की चिकित्सक हैं? तो ये मानसिक रोगी चिकित्सक हैं। मानसिक रोग के ये चिकित्सक हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मानसिक रोग चिकित्सक या फिर विशेषज्ञ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है। और भारत वाटवानी जो है, इन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार भी इसी वजह से दिया गया है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार भी इन्हें इसी वजह से दिया गया है। उसके बाद कुछ चीजें, जैसे कुछ हमारे पास विख्यात पुरुष हैं और उनसे संबंधित किन चीजों से संबंधित हैं, ये आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मी नारायण का संबंध किस चीज से है? लक्ष्मी नारायण, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किसे? कुचिपुड़ी। इसकी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है? नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है? तो नोवाक जोकोविच का जो संबंध है वो आपके टेनिस से है। और ये कहाँ के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे? चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सभी चीजों का। तो देखिए, भारत वाटवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मानसिक रोग की चिकित्सक हैं, भारत वाटवानी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रैमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार इस काम के लिए दिया गया था। ठीक, लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है? तो ये कुचिपुड़ी की एक नृत्यांगना है, लक्ष्मी नारायण, और ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और टेनिस के प्लेयर हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। भारत में अधिकतम कृषि क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। अगर आपसे पूछे कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन के बारे में यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे किस देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चीन में सर्वाधिक उत्पादन। दूसरे नंबर पे भारत। उसके बाद कौन से देश में? इंडोनेशिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है तीसरे नंबर पे। अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो भारत के सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा चावल का। उसके बाद आपके कहाँ पे?
पंजाब राज्य में उत्पादन होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान। अगर आपसे पूछे कि विश्व चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है या फिर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग कहाँ पे बताएंगे, अनुसंधान, तो यहाँ पे मनीला में, मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। भारत में अधिकतम कृषि क्षेत्र घूमने वाली फसल चावल है। सर्वाधिक उत्पादन देश में चीन, भारत, फिर इंडोनेशिया, और भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, और केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा, और विश्व चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में स्थित है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।